अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब जो स्टोरिंग है वो किसी भी मटेरियल को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक वो यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो हमारी पैकेजिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो स्टोरेज को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट से बात करें तो आपका जब रॉ मटेरियल आता है तो फर्स्टली उसे वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। देन आपकी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट की जाती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर वो डिफरेंट बैचेस जो हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे लाते हैं या होल सेलर्स के लेवल्स पे आते हैं फिर वहाँ पर ये स्टोर किए जाते हैं, फिर आपके रिटेलर्स इन्हें स्टोर करते हैं। देन ये ट्रांसफर किया जाता है पेशेंट को और पेशेंट्स भी फिर इसे अनटिल एंड अनलेस उन्हें उसे कंज्यूम कर लें वो भी उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स हैं इसके स्टोरेज के। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपका पैकेजिंग मटेरियल ऐसा हो जो स्टोरेज को फैसिलिटेट करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपका मेंशन है वो ये है कि जो स्टोरेज कंडीशन है ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो भी आपकी ना होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। लॉ ने कुछ आपको ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि आपने कैसे कैसे अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करना है, ठीक है। और ये उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है स्टोरेज फैसिलिटी मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर लॉ ने कहा है इतने रैक्स होने चाहिए तो इतने ही रैक्स होने चाहिए। रैक्स कितने फीट जो है फ्लोर से अबव होने चाहिए वो उतना ही होना चाहिए। गैप हर चीज ईच एंड एवरीथिंग, मटेरियल कौन सा यूज होना चाहिए फ्लोरिंग के लिए, सीलिंग के लिए, वो सब ना मेंशन होता है। अब आपने एक और चीज बहुत जो ख्याल रखनी है खासतौर पे वो ये कि आपने किसी भी अनऑथराइज पर्सन को जो आपका स्टोर रूम है उधर एंटर नहीं होने देना, ठीक है। आपका जो स्टोर रूम है वो इतना सफिशिएंट उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपकी ऑर्डरली मैनर में चीजें स्टोर हुई हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेस बनाओ। हर चीज ऑर्डरली अरेंज होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका स्टोर रूम है वो ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि वो जो है गुड स्टोरेज कंडीशन को फैसिलिटेट कर सके। क्लीन करना आसान हो, ड्राई करना आसान हो, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये सब चीजें इजीली मैनेज हो जाए। स्टोर रूम क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी वोमेंस वेस्ट ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीड़े वगैरह कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए उस फैसिलिटी में। जो रिसीविंग एरिया है वो भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि आपके एक साइड से आपके इनकमिंग कंटेनर्स आ रहे हो और दूसरे साइड से आपके आउट जो भी प्रोडक्ट मूव आउट कर रही हैं वो वहां से जा रही हो, ठीक है। वो भी क्लीन होना चाहिए। और स्टोरेज से पहले ना उस ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। फिर अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने स्टोर करना है तो उसके जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे डेंजरस ड्रग्स हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, इन सब के लिए आपकी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग स्टोर्ड फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए स्पेसिफिक एरियाज होने चाहिए और आपने उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाना भी है, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी मेयर्स हैं। उसके बाद आपके जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो हैंडल्ड और स्टोर अच्छे तरीके से करने होने चाहिए सो दैट जो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है वो ना हो, ठीक है। मिक्सिंग अप ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो आपका ऑर्डर होना चाहिए ना मटेरियल को अरेंज करने का वो उसी तरह होना चाहिए कि जो फर्स्ट एक्सपायरी है वो सोल्ड फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो अरेंजमेंट भी उनकी इसी तरह होनी चाहिए। फिर अगर कोई ब्रोकन आइटम है, डैमेज आइटम है तो उसे सेपरेटली आपने स्टोर करना है ये और उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ भी करना है। उसके जो स्टोर रूम है उसका लाइट टेम्परेचर लाइटिंग बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए जो सेफ्टी और एक्यूरेसी को फैसिलिटेट कर सकती है। फिर आपका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड के लिए, ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग के लिए
आपके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस हो, और प्रॉपर इंटरवल पे उसे चेक भी किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना होता है। अच्छा, अब जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है मॉनिटरिंग के लिए, स्टोरेज कंडीशन के लिए, वो वेल कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपने ना ये जो जितना भी डाटा होता है वो उसे आपने रिकॉर्ड करके रखना होता है, सो दैट जब आपकी इंस्पेक्शन हो तो आप ये सारा डाटा शो कर सकें। जैसे कि आपकी स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड, रूम टेम्परेचर से रिलेटेड, फ्रिज है तो फ्रिज टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, ये सारा डाटा आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। और अगर आपकी जो फैसिलिटीज है उसमें पॉइजन्स वगैरह के लिए जो भी ऐसे मटेरियल्स हैं उनके लिए प्रॉपर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अप्रूवल्स होने चाहिए, और सिक्योरिटी कंट्रोल भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपकी किससे रिलेटेड थी, ये सारी आपकी थी स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को, कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम इसकी ना अगर हम देखें अपने टॉपिक का नेम, तो वो है एन अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। कि हमने अब थोड़ी सी देखना है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, यानी कि आपकी जो डोजेज फॉर्म्स हैं, जो आपकी ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्वालिटी कंट्रोल को कैसे इंश्योर किया जाता है। ठीक है, आपके पास ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक होती है क्वालिटी कंट्रोल, एक होती है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर जो जिसका एक पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके वो सारे चीजें आ जाती हैं, वो सारी वर्क जो है, सारे काम आ जाते हैं जो कि आपकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपकी जैसे ही अगर आप कह लें कि प्रेमिसेस में आपके प्रेमिसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, उधर वहां से ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, कैसे बनेगा, कितनी कैसे फ्लोरिंग होगी, कौन कौन वर्क करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, उसके एसओपी, जीएमपी, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग जो डिटर्मिन करता है वो होती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लें इसको कि आपकी ये जितनी चीजें हैं ना, जितनी वर्किंग हो रही है एक इंडस्ट्री के अंदर, उस सब को उस सब को वो सब प्रॉपर मैनर में क्यों किया जा रहा है, वो सब प्रॉपर मैनर में इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके पास एक सेफ एफिकेशियस प्रोडक्ट बन सके और वो मार्केट में लॉन्च किया जा सके। ये है मेन गोल। ठीक है, अब उस चीज को अश्योर करने के लिए आप ये सारा सिस्टम बना रहे हो और इन सब चीजों को देख रहे। ठीक है, एसओपीज बना रहे हो, हर चीज को प्रॉपरली मैनर में आप करवा रहे हो। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर आ जाता है। ठीक है, अब इसी क्वालिटी एश्योरेंस में कि क्वालिटी को अश्योर करना है हमने कि 100% एफिकेशियस प्रोडक्ट बनानी ही बनानी है। ठीक है, अब उसके लिए फिर जो कुछ उसका जो फर्दर है वो लिंक, फिर उसमें आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल का, कैसे आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ वर्ड क्वालिटी को देखें तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी प्रोडक्ट की, उसकी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी, क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी, मतलब वो अ, उसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, दोनों पर्सपेक्टिव में हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली ये आपकी लेबोरेटरिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि आपकी ना हर पॉइंट पे की जाती हैं। जैसे अभी रॉ मटेरियल आया, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा। अब उसके बाद फर्दर जब आपकी मेडिसिन प्रिपेयर हो गई, ठीक है, उसके बाद जो भी डोजेज फॉर्म है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, जो भी
आपकी पैकेजिंग मटेरियल यूज हो रहा है, उन सब की अलग से टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, फिर फाइनल टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं। तो जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं टू टू अश्योर द क्वालिटी, ये सारे क्वालिटी कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, तो सो दैट आपकी जो ड्रग है वो जब मार्केट में लॉन्च की जाए तो वो उसकी जो एफिकेसी है वो 100% होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कि उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो 100% होनी चाहिए। अगर और भी सिंपली हम देखें क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को, तो क्वालिटी एश्योरेंस वो सिस्टम है जिसके थ्रू क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो भी सिस्टम, जितने सिस्टम हैं वो सब क्वालिटी एश्योरेंस में आते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल का अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आपको हर तरह से इंश्योर करना होता है कि जो आपका बैच आउट हो रहा है वो 100% एफिकेशियस है, वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है, उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू डाटा है। ठीक है, जो भी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर किया है, बिल्कुल वैसा ही है। हम रॉ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल की अगर हम बात कर लें, कंटेनर्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, फिलिंग, पैकेजिंग, मशीनरी, हर चीज में क्वालिटी कंट्रोल चेक्स होते हैं और उन सब चीजों को टेस्ट किया जाता है। मेन गोल वही है कि आपका सेफ एफिकेशियस प्रोडक्ट आपके पेशेंट तक पहुंचाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो ये वर्किंग कर रहा है वो आपका ट्रेंड जो है पर्सन ही इस सब की हैंडलिंग कर रहे हों, इस सब को इंश्योर कर रहे हों, और टेस्टिंग प्रॉपर होने, जो भी इसके सुपरवाइज कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, उसे देख लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली आपका सिस्टेमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू चेक किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो डेवलप की गई है वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, सही बनी है या नहीं बनी। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो अश्योर करने के लिए आप बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको एक साथ एफर्ट करनी होती है। और अगर हम लार्ज लार्ज स्केल पे देखें तो अगर हम बात करें तो उसमें आपके ड्रग मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, आपकी नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी आ जाते हैं, डब्ल्यूएचओ भी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब मिलके काम करते हैं सो दैट हर कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको उनमें क्या किया जाए, उनके थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस को अश्योर किया जा सके। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो था वो ड्रग मैन्युफैक्चरर था, जो कि आपका क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम अडेप्ट करवाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैन्युफैक्चरर की वो ये है कि वो इंश्योर करे क्वालिटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट को। ये लीगली, मॉरली, एथिकली बाउंड होते हैं मुद्दा इस बात के लिए कि वो, उन्होंने गारंटी दी है कि वो सेफ, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे पब्लिक को। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करेगी। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल है इंडस्ट्री में वो 4 स्टेजेस पे रिलाई करती है। फर्स्ट स्टेज इसमें क्या आ जाती है, रॉ मटेरियल की स्टेज। ठीक है, इसमें एक्टिव भी आ जाते हैं, एक्सिपिएंट्स भी आ जाते हैं, यानी कि एपीआई भी आपका आ रहा है और नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे हैं, कंटेनर भी आ जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स भी आ जाते हैं। इन सब का ना टेस्ट, इन सब पर टेस्ट किया जाता है। सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें सर्टेन सर्टेन चेक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं ना उनके दरमियान में किए जाते हैं, ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उससे परफेक्टली मैनेज किया जा सके। थर्ड जो है वो क्या है, जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है मार्केट में लॉन्च होने से पहले। ठीक है,
तब उसके बाद ये वाले जितने टेस्ट हैं ये तब किए जाते हैं। फाइनल जो टेस्टिंग है वो तब की जाती है कि आपकी ना कुछ जो होते हैं बैच की, आप ऐसे समझ लें कि आपकी जो बैच है उसके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास रख ली जाती हैं, कुछ मार्केट से सैंपल्स ले लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। अब उन सब पर टेस्ट किया जाता है ऑन एंड ऑफ। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में है तब उस पे तब भी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर उसमें कोई इशू नजर आ जाता है तो फिर आपका रिकॉल करवा दिया जाता है उस बैच को। ठीक है, वापस से मार्केट से उठा लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपकी शेल्फ लाइफ के टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, उनसे पता चल सके कि क्या ये प्रोडक्ट अभी उसकी वो ठीक है, डिग्रेड तो नहीं हो गई कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपका आ जाता है नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है आपकी नेशनल लेवल पे डिफरेंट अथॉरिटी, डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो कि वर्क कर रही होती हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, इम्पोर्टर्स के साथ, और सो दैट जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उसको इंश्योर करवा सकें। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है। इसका जो मेजर काम है वो ये है कि आप रिसर्चेस वगैरह ये कंडक्ट करते हैं, जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किन के थ्रू आपकी क्वालिटी एश्योरेंस को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस से था। अब जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट्री इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है ना, ये आपका रिटन प्रूफ होता है कि आपने अपनी प्रेमिसेस में क्या क्या किया है। ठीक है, एक हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं या एक लाइन यूज करते हैं कि राइट वट एवर यू डू और डू वट एवर यू राइट। ठीक है, आपको हर वो चीज लिखनी होती है जो आप कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो आपको मसली लिखना है। ठीक है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर चीज का आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब इंस्पेक्शन होगी तो वो आपसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो मांगते हैं, किसी भी बैच का मांग सकते हैं, और उसी के बेसिस पे वो आपके ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अगर हम इन्हें डॉक्यूमेंटेशंस को अगर हम डिफाइन करें तो कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर सिस्टम, इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल है, जिसके थ्रू हम मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस को, कि ऐसे मिस इंटरप्रिटेशंस और एरर्स को, और आपका जो ओरल और कैजुअल होती है स्टेटमेंट्स, ठीक है, उनको विद द रिटन कम्युनिकेशन। मतलब देखिए, अगर आप जैसे अभी कोई प्रोसेस चल रहा है और आपने वर्बली बोला है कि ऐसे नहीं ऐसे करना, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो जो है वो रिलायबल बात नहीं है। आपको उस जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं या जो चेंजेस करवा रहे हैं प्रोसेस में, उसको आपने रिटर्न में देना होता है, उस पर सिग्नेचर्स करने होते हैं, टाइम मेंशन करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, फिर जाके आप वो जो भी चेंज है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो उस हर बात का आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। क्यों? इसलिए ताकि कोई एम्बिग्विटी ना आए प्रोसीजर में, कोई भी, ताकि ताकि क्लियरली पता हो कि किसने कौन सा प्रोसेस करवाया है या नहीं करवाया। ठीक है, और कोई इशू ना आए आपकी फॉर्मुलेशन की। मेन मकसद वही है कि आपके पास एक अच्छी थेराप्यूटिक प्रोडक्ट लॉन्च की जा सके, मैन्युफैक्चर की जा सके। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको हर चीज का कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, कंफर्मेशन हो जाती है, परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप अपनी बैच हिस्ट्री कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपका मिरर होते हैं आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। ये
उसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो भी जब भी विजिट करती हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही सबसे पहले देखती हैं। और ये आपकी ना एक्चुअल इमेज होती है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। ठीक है। गुड डॉक्यूमेंट जो है वो क्या, उससे क्या होगा, उससे सिस्टेमिक जो आपके प्रोसीजर है प्रिपरेशन के, चेकिंग, वेरीफाइंग, इशूइंग, स्टोरिंग, रिव्यूइंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर वो बहुत इजी हो जाता है। बैच रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। ये आपके पास ना, और ये सैंपल आपके पास रिजर्व होना चाहिए 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी तक। ठीक है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। फिर आपके पास जब भी कोई बैच निकलता है उसकी कंप्लीट फाइलिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और उसको रिव्यू करने के बाद जो आपका ये जितना रिकॉर्ड है, इस सबको रिव्यू करने के बाद ही आपने आगे फर्दर बैच को रिलीज करना होता है, वरना आपको नहीं करना चाहिए। ये जो बीएमआर है ये बेसिकली बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है आपके लिए। अब इसे हम सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं। सिंपल अगर हम देखें ना चीजों को, तो उसमें यही आ जाता है कि आपका सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आपका, जैसे आपने इंपोर्ट की, कितनी क्वांटिटी में आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट की, वो आपके पास आ जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। वो किस दिन रिसीव हुई, डेट क्या थी, टाइम क्या था, किसने रिसीव की, कितनी क्वांटिटी रिसीव की, वो उसका डाटा होना चाहिए। कहाँ पर स्टोर की, किसने स्टोर की, वहां से जब आगे फॉरवर्ड की गई कितनी क्वांटिटी में की गई, किसने की, ये जितनी भी चीजें हैं, सिग्नेचर, टाइम, स्पॉट, ये सारी चीजें उस पर मेंशन होती हैं। ठीक है, सो दैट अगर कोई भी इशू आता है तो आप वो जो उसी जो जो भी उसके लिए पर्सोनल रिस्पॉन्सिबल होगा, आप उसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट बन जाती है, जितने उस पर टेस्ट परफॉर्म होते हैं, किसने रिलीज किया, किसने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया, किसने मैन्युफैक्चर की, किसने, कौन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, कौन डिस्पेंसिंग यूनिट में था, हर जगह पर। ठीक है, हर जगह पर क्या होता है, हर जगह पर आपका ये रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और हर किसी के सिग्नेचर्स जो हैं और टाइम बहुत ज़रूरी होता है मेंशन करना। ठीक है, और ये इसी तरह से किया जाता है, और सो दैट आपकी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या किया जा सके, उनको अप्लाई किया जा सके। जो हर एक्टिविटी है जो भी एसओपी में लिखी हुई है, जो जीएमपी में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में मेंशन है, उसको ताकि फॉलो करवाया जा सके। कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जीडीपी का। और इसकी वजह से क्या होता है, एरर्स नहीं होते, फिर मिस यूज नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का। ये जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग, गुड सॉरी कह रहे हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस का आपकी पार्ट है। ठीक है, एक आपकी मास्टर कॉपी होती है जिसमें आपके सारे एसओपीज वगैरह लिखे होते हैं, उसमें अप्रूवल, चेकिंग, सब चीज उसमें मेंशन होती है। मास्टर कॉपी जो होती है ना, उसमें उससे स्टैम्प किया जाता है फिर रेडिंग से, और फिर उसकी एक फर्दर कॉपी भी बनाकर अपने पास रखी जाती है। ठीक है, तो ये जो मास्टर कॉपी वाली फाइल है, इसमें ना आपके पास जो आपका बैच है उसका सारा डाटा होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की स्टैंप्स वगैरह भी होती हैं, किसने इशू किया, कब इशू किया, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है विद टाइम एंड डेट। तो आपके लिए रिवीजन करना बड़ा इजी हो जाता है, रिव्यू करना चीज़ों को। उसके बाद देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन के। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है प्रोसीजर की, फॉर ऑल मटेरियल्स एंड मेथड और मैनी, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो उसी मेथड से हो रही है कि नहीं हो रही। आपके जितने पर्सन्स हैं काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ये इंश्योर करता है। ऑथराइज पर्सन जो भी है, ठीक है, उसको ट्रेस आउट करना बड़ा इजी हो जाता है। फिर उसके अलावा बैच रिलीज करना है नहीं करना, ठीक है, उसके लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें भी फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखें, अगर एक बैच है उसमें कोई इश्यू आ रहा है,
और जो आपका क्यूसी वाला है उसने क्या किया, उसने सिग्नेचर करके दे दिया कि बैच रिलीज कर दे। ठीक है, तो अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो किस पे आएगी, वो आपके क्यूसी ऑफिसर पे आएगी। ठीक है, इसके अगर हम इसको देखें दूसरी तरह से, तो अगर वो आपका क्यूसी ऑफिसर बैच को रिलीज करने से रोक देता है, ठीक है, तो फिर उसे ये सारी जो टेस्टिंग होती है वो सब दिखानी होती है कि कहाँ पर इशू आ रहा है, कितना इशू आ रहा है, फिर बाकी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही ट्रेस किया जाता है कि एरर किसकी वजह से आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब जो आपकी इंश्योर और क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और ये होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उनकी ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, रिकॉर्ड्स, ऑडिट ट्रेल्स, इन सब के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी जो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, रिव्यूज होते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं, आपके अपने पर्सनल एनालिसिस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, उन सब के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। ठीक है, जो इंश्योर करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को। ठीक है, वो आपके यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आ जाता है बैच रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, बैच रिकॉर्ड फॉर्म में आपका जो बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर बिल्स ऑफ मटेरियल, हर जो मटेरियल आपने परचेज किया उसका बिल होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन में ना आपके मटेरियल की लिखी होती हैं, जैसे मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन के, जैसे आपकी पैरासीटामोल है उसकी विस्कोसिटी क्या है, पाउडर फॉर्म में है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। पॉलिसीज जो डिफरेंट पॉलिसीज आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें वो होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स, एसओपीज, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कैसे काम करना है, किसने करना है, क्या करना है, वर्क इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें भी उसका पार्ट होनी चाहिए। टेस्ट मेथड्स, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, किस प्रोडक्ट के लिए करने हैं, किसने करने हैं, उसकी चेक लिस्ट कर लिए या नहीं किए। ठीक है, फॉर्म्स, लॉग शीट, ट्रेनिंग असेसमेंट्स, ये सारे जो हैं इन सब का रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी होनी चाहिए क्वालिटी रिकॉर्ड्स की। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी करेक्शंस में, रिजर्व कन्फॉर्मेंस में, आपकी प्रिजर्वेशन, जो आपके प्रिजर्वेटिव एक्शंस होते हैं, इंटरनल इंस्पेक्शन होती है, चेंज कंट्रोल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ये सारी जो है ना ये आपके पास डाटा होना चाहिए, और ये आपकी हेल्प आउट भी करती है। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस है, टेक्निकल ट्रांसफर रिपोर्ट्स हैं, वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आपका आ जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिन्हें हम कहते हैं एसओपी। एसओपीज बेसिकली आपके रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको स्टेप वाइज बताता है कि आपने जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है कैसे करना है। ठीक है, कैसे आपने कोई काम करना है सो दैट जो 100% आप जो आउटकम चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। अब जो एसओपी में मॉडिफिकेशन है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद और आप कह लें कि रिसर्च के बाद ही की जा सकती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता कि आप आज एसओपी बना रहे हैं कल फिर उसमें अमेंडमेंट करें, नहीं, इसमें आपका पूरा प्रोसीजर होता है और इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर ही आपकी जो एसओपीज हैं उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके इंडस्ट्रियल का, आपका छोटा सा कोर्स था इसका जो अभी एंड हो गया।